सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि कल ही रिलीज हुई है, जिसे IMDb पर 6.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम जनरल रॉस को देखते हैं, जो कि कुछ दवाइयों को खाते हुए स्टेज पर भाषण देने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर इनकी स्पीच से हमें पता चलता है कि कुछ ही दिनों में ये अमेरिका के आने वाले प्रेसिडेंट बनेंगे। यहाँ पर ये अपनी स्पीच में सुपर विलन्स के ऊपर बातें कर रहे होते हैं कि कोई एक चुटकी में आधे ब्रह्मांड को खत्म कर देता है तो कहीं से सेलेस्टियल की बॉडी निकल जाती है। और यहाँ पर ये उस सेलेस्टियल की बात कर रहे हैं जिसको हमने इटर्नल मूवी में देखा था। मतलब कि जो इटर्नल्स मूवी के अंदर इंडियन ओशियन से जो सेलेस्टियल बाहर निकला था, यहाँ पर उसी सेलेस्टियल के ऊपर बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी मूवी उसी चीज के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर रॉस पूरी दुनिया को एक साथ होकर एकता से काम करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन इसके पास्ट के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि इसने अपने पास्ट में कैसे कैसे काम कर रखे हैं। और रॉस के मुंह से सबके साथ वाली बात सुनना तो बहुत ही अजीब है। खैर इस चीज को रिपोर्टर्स भी न्यूज में बता रहे होते हैं, जिसको पूरी दुनिया सुन रही होती है। और पूरी दुनिया के साथ साथ एक जेल टाइप की जगह में बंद हुआ एक आदमी भी इस चीज को सुन रहा होता है। फिलहाल तो हमें उस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका सर कुछ अजीब है। और इस चीज से आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये बंदा कौन है। अब इस जेल टाइप की जगह में बहुत सारी लाइट्स जलती हैं और एक अजीब सा गाना बजता है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन कट होता है और हम 5 महीने बाद की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर आर्मी के सोल्जर्स कैप्टन अमेरिका को कुछ टेररिस्ट के बारे में बता रहे होते हैं, जिनके कब्जे से कैप्टन अमेरिका को कोई पार्सल निकालना होता है। अब हम अपने न्यू कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन का नया लुक देखते हैं, जिसको वकांडा ने अपने वाइब्रेनियम से एक नया सूट बनाकर दिया था। अब सैम साउंड ऑफ स्पीड की रफ्तार से उड़ते हुए टेररिस्ट के पास पहुंचता है और यहाँ पर इन सभी टेररिस्ट की सैम से फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि सैम वाइब्रेनियम से बने सूट का बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा है और सभी टेररिस्ट को बिना मारे इजिली टेक डाउन कर दे रहा है। अब आर्मी वाले बिल्डिंग के स्कैन से कैप्टन को बताते हैं कि यहाँ पर वॉल्कर है। अब तभी हम यहाँ पर वॉल्कर को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग के अंदर कई सारे हॉस्टेजेस को कि तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ चुका है, जिसे सुनकर वॉल्कर अपने प्लान को चालू करता है। यहाँ पर कैप्टन आता है, जो कि इन सभी को मारकर बहुत ही बुरी तरीके से टेक डाउन कर देता है और रेडविंग की हेल्प से सभी हॉस्टेजेस को छुड़ाकर इन सभी को यहाँ से बाहर भेज देता है। लेकिन तभी कैप्टन को आर्मी वाले बताते हैं कि इनका पार्सल अब यहाँ से बहुत ही दूर चला गया है और ये मिशन इसी पार्सल के ऊपर बेस्ड था। और अब हम टॉरस को देखते हैं, जो कि फैल्कन का सूट पहनकर आतंकवादियों के पीछे जाता है और इन सभी भागते हुए टेररिस्ट को मारकर उस पार्सल को अपने कब्जे में ले लेता है। और अब इधर हम कैप्टन के सामने वॉल्टर को देखते हैं, जिसको वो पकड़ने वाला होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है, जो कि फिजिकली बहुत ही पावरफुल था। और यहाँ पर कैप्टन और उस बंदे के बीच में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि वो एक आम इंसान है, इसीलिए वो इस फाइट में हारने लगता है। लेकिन एट द एंड किसी तरीके से वो इस फाइट को जीत जाता है। अब सैम सोचता है कि काश उसने सुपर सोल्जर सीरम ले लिया होता, जिससे कि वो इस फाइट को बहुत ही आसानी से जीत जाता और वॉल्टर को भी पकड़ लेता। और अब हम इधर रॉस को अपनी वाइफ की कब्र पर देखते हैं, जहाँ पर ये बहुत ही अफसोस मना रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। और इसी वजह से हमें यहाँ पर बताया जाता है कि रॉस अब पूरी तरीके से बदल चुका है, मतलब कि अब वो एक अच्छा इंसान बन गया है। और इसका रीजन उसकी बेटी है, जिसको मनाने की वो पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसकी बेटी ने कई सालों से उससे बात तक नहीं की है। और रॉस चाहता है कि वो बहुत सारे अच्छे काम करे, जिससे कि उसकी बेटी उसको वापस से पसंद करने लगे और उसकी सारी गलतियों को माफ करके उसके साथ रहे। पर अब रॉस को एक कॉल आता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि वो पैकेज इनके कंट्रोल में आ चुका है। फिर हमें इस पैकेज के बारे में बताया जाता है कि ये जापान का बहुत ही खास चीज है, जिसको टेररिस्ट ने चुरा लिया था, लेकिन अब वो पैकेज अमेरिका के पास है, जिसकी वजह से अब जापान और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अब इधर कैप्टन टॉरिस के पास जाता है, मतलब कि फैल्कन के पास जाता है और उसको ट्रेनिंग के लिए एक बूढ़े बंदे के पास लेकर आता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि ब्रैडली है, जिसे हम स्टीव वाले कैप्टन के टाइम का दोस्त बोल सकते हैं। मतलब कि इस बंदे ने भी सुपर सीरम सोल्जर लिया है और इसकी एज भी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। ये इन दोनों को ट्रेनिंग दे ही रहा होता है कि इतने में सैम के पास एक फोन आता है और ये फोन प्रेसिडेंट का था, जो कि उसके व्हाइट हाउस में आने का उसको इनविटेशन देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जिस पार्सल को कब्जे में लिया था उसके अकॉर्डिंग कुछ बात होने वाली है। लेकिन यहाँ पर सैम कैप्टन को मनाता है कि वो ब्रैडली को भी इन्वाइट करें, क्योंकि ब्रैडली इनके दोस्त होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा देशभक्त भी है। अब प्रेसिडेंट ना चाहते हुए भी यहाँ पर ब्रैडली को इन्वाइट करते हैं। अब मैंने ना चाहते हुए भी इसलिए बोला क्योंकि आपने कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी देख रखी है, तो आपको पता होगा कि रॉस ब्रैडली के ऊपर लगभग 30 सालों तक बहुत ही इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही अजीबोगरीब तरह की जेल में था और इसी वजह से यहाँ पर रॉस और ब्रैडली की नहीं बनती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रेसिडेंट रॉस किस तरीके का बंदा था। अब ये तीनों रात को व्हाइट हाउस के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पर कई सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग भी आए हुए थे, मतलब कि अलग अलग कंट्री के बहुत ही पावरफुल लोग, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, ये सभी वहाँ पर आए हुए थे। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी आती है और वो सैम को बुलाकर प्रेसिडेंट के पास लेकर जाती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट सैम को
दोबारा अवेंजर्स को चालू करने के लिए बोलते हैं। वैसे तो ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी क्योंकि एक टाइम पर रॉस ने ही अवेंजर्स को खत्म किया था। अब सैम बोलता है कि वो सोचकर बताएगा, जिसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो सभी के साथ एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंचते हैं और इंडियन ओशियन में जो सेलेस्टियल की बॉडी है उसके बारे में बात करते हैं कि वो एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट से बनी हुई है जो कि वाइब्रेनियम से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका नाम यहाँ पर एडमेंटियम बताया जाता है। और सैम ने जिस पार्सल को टेररिस्ट से बचाया था वो जापानियों का था, जो कि सेलेस्टियल की बॉडी से जापानियों ने निकाला था और उसे प्यूरिफाई करके जापान जा रहे थे, लेकिन उससे पहले वो चोरी हो गया। ये सब बात यहाँ पर हो ही रही थी कि तभी ब्रैडली यहाँ पर उठता है और एक गार्ड से गन छीनकर रॉस के ऊपर फायर कर देता है, पर सैम ब्रैडली को रोकता है। लेकिन यहाँ पर 4 सोल्जर्स और यहाँ पर फायर करने लगते हैं। अब बहुत ही मुश्किल से प्रेसिडेंट के गार्ड प्रेसिडेंट को बचाकर यहाँ से लेकर जाते हैं और बाकी गार्ड इन चारों सोल्जर्स को पकड़ते हैं। लेकिन तभी ब्रैडली यहाँ से भागने लगते हैं और सैम उसका पीछा करता है और एक जगह पर जाकर जब ब्रैडली चारों तरफ से घिर जाते हैं तो सैम उनको शांत होने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर ब्रैडली को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो आखिर यहाँ पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे। अब पुलिस वाले ब्रैडली को अरेस्ट कर यहाँ से लेकर जाते हैं। अब सैम जल्दी से प्रेसिडेंट के पास जाता है और उनको बोलता है कि इस केस को वो हैंडल करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट बोलते हैं कि उसने पूरी दुनिया के सामने मेरे ऊपर हमला किया है और ये बात भी सभी जानते हैं कि तुम उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हो। अगर मैंने इस इन्वेस्टिगेशन को तुम्हें दिया तो पूरी दुनिया मेरे ऊपर सवाल उठाएगी। ये सारी बातें बोलते हुए वो सैम को अपने कमरे से बाहर निकलवा देता है और बोलता है कि उसको उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब वो कैप्टन को काम हो जाने के बाद दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। अब इधर सैम ब्रैडली से मिलने के लिए जेल में आया हुआ था। वो ब्रैडली से पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, आखिर आपने प्रेसिडेंट के ऊपर गोलियां क्यों चलाई। फिर ब्रैडली बोलते हैं कि व्हाइट हाउस में जाने के बाद ये तीनों आपस में बात कर रहे थे और अचानक से इन्होंने देखा कि ये कहीं पर आ चुके हैं और इनके सामने कई सारे पुलिस वालों के साथ साथ तुम भी थे। मतलब कि गोली चलाने वाला सीन इन सभी के बारे में उसको बिल्कुल भी याद नहीं है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही थी उन सभी को प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी सुन रही थी। अब इधर टॉरेस व्हाइट हाउस की फुटेज देखता है जहाँ पर वो देखता है कि ब्रैडली की स्क्रीन में बहुत ही अजीब तरीके से लाइट जलते हैं और ऐसा ही सैम उन चारों गार्ड्स के साथ होता है जिन्होंने प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक किया था। और जब प्रेसिडेंट इन सभी से बात कर रहे थे तभी कोई गाना यहाँ पर प्ले होता है और तभी ये सभी प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि काफी ज्यादा मौके मिलने के बाद भी ये प्रेसिडेंट को नहीं मारते हैं। इन सभी चीजों को टॉरेस सैम को बताता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा चीज हुआ था और इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये माइंड कंट्रोल हो सकता है। दूसरी तरफ इन सभी चीजों के बारे में प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी को भी सभी चीजें पता चल जाती है। यहाँ पर कैप्टन टॉरेस से बात करते हुए अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था तभी यहाँ पर वोल्टर आता है और उसकी गाड़ी पर अटैक कर देता है और उसके अंदर ग्रेनेड फेंक कर उसकी पूरी गाड़ी को उड़ा देता है। फिर वोल्टर किसी को फोन करके बोलता है कि उसने कैप्टन अमेरिका को मार दिया है और उसकी लाश की फोटो भी वो उसको भेजने वाला है। लेकिन तभी कैप्टन पीछे से आकर वोल्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में फाइट होती है जो कि काफी देर तक चलती है। लेकिन एट द एंड वो वोल्टर को डाउन कर देता है। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आता है और फोन पर वही बंदा था जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसका सर कुछ अजीब सा था। वो यहाँ पर बोलता है कि उसने हर एक पॉसिबिलिटी को देख रखा है और वो जिस चीज को करना चाहता है उसमें उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब इधर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कई सारे बड़े नेताओं से बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसके साथ काम करने के लिए राजी नहीं था क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर ही इतना बड़ा अटैक हो गया, इसीलिए कोई यहाँ पर रोज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाह रहा था। अब इधर कैप्टन टोरस के पास पहुंचता है और उसको एक फोन देकर बोलता है कि इसकी लास्ट कॉल का लोकेशन निकालो और जैसे ही उनकी लोकेशन का इनको पता चलता है दोनों अपना सामान को पैक करके वहाँ पर जाने लगते हैं क्योंकि ये एक मिलिट्री बेस थी जहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीजों को रखा जाता था। अब इन सभी चीजों के बारे में प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी को भी पता चलता है और वो इनके पीछे जाने लगती है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि ब्रैडली के साथ जो 4 लोगों ने प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक किया था उन चारों को एक गार्ड सेक्रेटरी के सामने गोली मार देता है और एंड में अपने आप को भी गोली मारकर मर जाता है। इसीलिए सेक्रेटरी इस पूरी चीज को समझना चाहती थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी हम इधर प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसको एक कॉल आता है और इस कॉल में वही अजीब से सर वाला बंदा उससे बात कर रहा होता है कि तुम जानते हो तुम्हारे ऊपर इस छोटे से अटैक को ब्रैडली ने नहीं किया था बल्कि मैंने किया था, लेकिन फिर भी तुमने उस बेचारे को जेल में डाल दिया। इनकी बातों से हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस आदमी का नाम स्टर्न है। अब हम इधर दूसरी तरफ सैम और टोरस को देखते हैं जो कि उस कॉल वाली लोकेशन पर पहुंच चुके थे और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बाद भी ये दोनों बड़ी आसानी से उसके अंदर चले जाते हैं। अब ये अंदर देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लैब बनी हुई है, लेकिन एक मिलिट्री बेस के अंदर जहाँ पर इतना खतरनाक काम होता है उसके अंदर लैब कैसे बनी। फिर यहाँ पर कई सारी चीजों को देखते हैं जिससे कि इनको पता चलता है कि यहीं से सबका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स है वो सभी अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जिसने उनका माइंड कंट्रोल किया है वो जब चाहे तब इन सभी को मार सकता है और इन सभी से बहुत ही बुरे काम भी करवा सकता है। अब इधर हम प्रेसिडेंट को जापान के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो जापान के प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जापानी प्रेसिडेंट उसके साथ काम करने के लिए
साफ मना कर देता है और बोलता है कि हमारा पार्सल तुमने टेररिस्ट को पैसे देकर चोरी करवाया और फिर कैप्टन अमेरिका को भेजकर उसी पार्सल को अपने पास ले लिया, जिससे कि हमारा एडमेंटियम तुम्हारे पास ही चला गया है। और ये बात मैं हवे में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे सोर्सेज ने इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है और मेरे पास इनका प्रूफ भी है, जिसके बाद यहाँ पर इनके रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब इधर हम दूसरी तरफ कैप्टन और टोरस को देखते हैं, जिनके सामने वो अजीब से सर वाला बंदा यानी स्टर्न आता है और कैप्टन से बात करते हुए उसको बताता है कि रॉस ने उसको 16 साल तक यहाँ पर कैद किया था और उसके सर के ऊपर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब कि उसके सर में गामा रेडिएशंस को बढ़ा रहा था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टर्न का दिमाग बहुत ही तेज चलने लगा। उसका दिमाग हर एक पॉसिबिलिटीज के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। अब कैप्टन उससे पूछता है कि क्या तुम इसीलिए प्रेसिडेंट को मारना चाहते हो, जिस पर वो बोलता है कि अगर वो चाहता तो कब का प्रेसिडेंट को मार चुका होता, बल्कि वो रॉस का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। लेकिन कैप्टन बोलता है कि शायद वो पहले से बदल चुके हैं, अब वो पहले जैसे नहीं रहे, जिस पर वो बोलता है कि मेरे दिमाग के जरिए ही वो प्रेसिडेंट बना है और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मेरा दिमाग हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में जानता है, इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो नहीं बदला है। अब जैसे ही कैप्टन उसके ऊपर अटैक करने वाला था, वैसे ही वो किसी मशीन को चालू कर देता है, जिससे कि कैप्टन चाह के भी उसको नहीं छू पाता है। अब यहाँ पर कई सारे आर्मी वाले आते हैं जो कि उसके कंट्रोल में थे, इसी वजह से वो सैम और टोरस के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन सैम और टोरस इन सभी से फाइट करते हैं और इस फाइट में इन सभी को डाउन कर देते हैं। ये किसी को भी यहाँ पर जान से नहीं मारते हैं, बल्कि सभी को यहाँ पर बेहोश कर देते हैं। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी आ जाती है जो कि इनकी हेल्प करती है और इनके साथ बाहर पहुंचती है। लेकिन बाहर जाते ही यहाँ पर FBI आ जाते हैं जो कि सैम और टोरस को अरेस्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी इन सोल्जर्स के रेडियो में कोई गाना प्ले होता है और ये देखकर सैम और टोरस जल्दी से अपनी हथकड़ियां खुलवाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। तभी FBI एजेंट्स इन तीनों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एक इस तरीके से इनसे बचते हैं। अब सेक्रेटरी इन दोनों को बताती है कि प्रेसिडेंट अमेरिका में नहीं है, बल्कि वो इंडियन ओशियन में गए हैं सेलेस्टियल की बॉडी को कब्जा करने। ये सुनकर सैम और टोरस जल्दी से वहाँ पर पहुंचते हैं। तीनों प्रेसिडेंट के पास जाकर उनसे बात करते हैं। लेकिन इधर हम दो रॉकेट्स के पायलट को देखते हैं, जैकल और विस्की, जिनके रेडियो में कुछ गाना बजता है, मतलब कि ये भी अपने कंट्रोल में अब नहीं रहे। अब इधर अकेले में सैम प्रेसिडेंट को सैरन और उसके माइंड कंट्रोल वाली चीजों के बारे में सभी चीजें बताता है। लेकिन तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट और सैम को बताया जाता है, बल्कि हमारे दो रॉकेट के पायलट हमें जवाब नहीं दे रहे हैं और जापानी आर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके ऊपर अटैक भी करने वाले हैं। जिसके बाद अब इधर कैप्टन और टोरस विस्की और जैकल को रोकने के लिए जाते हैं और ये इनको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। कैप्टन एक पायलट के रॉकेट को डिस्ट्रॉय करके पायलट को बचा लेता है, लेकिन इधर दूसरी तरफ टोरस को एक मिसाइल लग जाती है, जिससे कि वो जाकर समुद्र के अंदर गिरता है। अब मेडिकल टीम उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन उसकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब थी, पर फिर भी कैप्टन की वजह से यहाँ पर एक वॉर होते होते रुक जाती है और सारे मिलिट्री शिप्स अपने अपने कंट्री में वापस से लौट जाते हैं। अब इधर हम सैरन को देखते हैं जो कि ये चीज सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके इतना तेज दिमाग होने के बाद भी उसके प्लान पर पानी फिर गया था। इधर हॉस्पिटल में टोरस की जान बहुत ही मुश्किल से बचती है। अब सैम से मिलने के लिए बकी आता है और यहाँ पर ये दोनों बात करते हैं और हमें यहाँ पर इनकी बातों से पता चलता है कि बकी एक नेता बन चुका है। अब इधर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और प्रेस को इस वॉर की गलतफहमी के बारे में सभी को बताते हैं। तभी इधर हम सैम को देखते हैं जिससे मिलने के लिए स्टर्न आया था। अब कई सारे पुलिस वाले स्टर्न को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन सैम उन सभी को रोक कर स्टर्न से बात करता है और बोलता है तुम्हारे इतने तेज दिमाग का कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन स्टर्न बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि मुझे हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में पता है। अब स्टर्न की बात खत्म होती ही है कि उसको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और इधर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि प्रेस से बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में एक स्पीकर बजता है जिसमें कि प्रेसिडेंट और स्टर्न की कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही थी और ये चीजें पूरी दुनिया देखती है और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने प्रेसिडेंट को जिस दवाइयों को खाते हुए देखा था वो बहुत ही खतरनाक है, जिसको रॉस के कहने पर स्टर्न ने बनाया था। अब स्टर्न बताता है कि उन दवाइयों के अंदर उसने चुपके से गामा रेडिएशन को डाला है और अब पूरी दुनिया स्टर्न का असली चेहरा देखेगी। और तभी रॉस के गार्ड रॉस को वहां से हटाने लगते हैं, लेकिन तभी रॉस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और धीरे धीरे करके रेड हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और सभी लोगों के ऊपर यहाँ पर अटैक करने लगता है, जिसको देखकर यहाँ पर सैम आता है और उससे फाइट करने लगता है। लेकिन हमें पता है कि रेड हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए सैम के वेपन्स का उसके ऊपर कोई खास असर नहीं होता है और इस फाइट के अंदर पूरा व्हाइट हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये चीज देखकर सैम उसको इन चीजों से दूर लेकर जाता है और यहाँ पर इनकी फाइट होती है
जिसमें कि रेड हल्क बहुत ही बुरी तरीके से सैम को पीटता है और उसके विंग्स को भी यहाँ पर उखाड़ देता है, लेकिन उसके विंग्स वाइब्रेनियम के थे, इसीलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर होने लगती है। अब इस पूरे काइनेटिक एनर्जी से वो रेड हल्क के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वेव क्रिएट होता है। इस चीज से यहाँ पर सैम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वहीं पर रेड हल्क भी थोड़ा घायल था, जिस पर सैम उसको उसकी बेटी के बारे में बताता है कि तुमने अपनी बेटी की वजह से एक अच्छा इंसान बने थे और तुम वही चीज कर रहे हो जो कि तुम्हारी बेटी नहीं चाहती है। इस तरह की वो कुछ चीजें बोलता है जिससे कि उसका गुस्सा कंट्रोल होता है और वो वापस से रॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद हम रॉस को जेल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर सैम उससे मिलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि रॉस ने जिन भी क्राइम्स को किया था वो उन सभी को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट को भी छोड़ देता है। फिर रॉस की बेटी रॉस से मिलती है और ये दोनों यहाँ पर बात करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो भी पसंद आ रही है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमने इससे पहले थांडल मूवी को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी, जिस पर टैप करके आप इस कमाल की मूवी के एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।